हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर आप आगे स्टडी करना चाहते हैं, मास्टर्स आपने कंप्लीट की हुई है एंड देन आप पीएचडी में आप रिसर्च वगैरह के लिए आपका एम है, तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना पड़ता है। यूजीसी नेट साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है और ये कंडक्ट किया जाता है एनटीए के द्वारा। जब आप इस एग्जाम की तैयारी करते हो विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया हुआ है उसी सब्जेक्ट में आप एनटीए एग्जाम देते हो, तो आप जब तैयारी करते हो विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी कुछ चैलेंजिंग चीजें भी हैं और कुछ प्लस चीजें भी हैं। नॉर्मली मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बता देती हूँ, थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि स्टडी करते टाइम हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे इन लेक्चर्स को फॉलो करके आप अपना जो नेट का ड्रीम है उसको अचीव कर सकते हो। देखिए, नेट का जो एग्जाम है एनटीए कंडक्ट कराती है यूजीसी नेट। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो कॉमन होता है सबके लिए, इसको जनरल पेपर भी बोल देते हैं। इसमें मेनली आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। 50 क्वेश्चंस होते हैं और फॉर 100 मार्क्स होते हैं, 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के लिए। पेपर 2 जो होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई पॉलिटिकल साइंस का हो सकता है, कोई इकोनॉमिक्स का है, कोई और सब्जेक्ट का है, कोई हिस्ट्री का है, कोई ज्योग्राफी का है। तो जिस भी सब्जेक्ट का है उसको जो दूसरा पेपर है वो देना पड़ता है। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है। पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि ये कंप्यूटर बेस्ड मोड उस पे होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। आप जाओगे वहां पे, आप जो जिस भी सेंटर में आपका नाम आएगा वहां पे आप जाकर के एग्जाम दोगे तो आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन होगी, उसी के ऊपर आपको एग्जाम जो है वो देना होता है। मुद्दा ये आता है कि जब हम पेपर 2 के लिए मटेरियल ढूंढते हैं फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो बहुत ही कम मटेरियल आपको मिलता है और वो भी स्कैटर्ड है। मतलब टोटल 10 यूनिट आती है इसके अंदर, टोटल 10 यूनिट्स हैं, जिसमें से लास्ट यूनिट जो है 10th यूनिट वो तो रिसर्च मेथोडोलॉजी है। बाकी की 9 यूनिट आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे ही बेस्ड है पूरी की पूरी। मुद्दा ये आता है कि जब हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास ना तो सफिशिएंट मटेरियल होता है, क्योंकि कई बार चीजें हमने मास्टर्स भी अगर अच्छे से करी हुई है तो भी कुछ चीजें ऐसी है जो हम मिस कर देंगे। जैसे आप जब मास्टर्स करते हो तो आपको कुछ जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट करने पड़ते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, आप उनको चूज करते हो। मे बी आपने हो सकता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लिया हो, मे बी हो सकता है आपने कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया हो सकता है आपने ई गवर्नेंस ले लिया हो। तो हम चाह करके भी सारे सब्जेक्ट अच्छे से हमारे प्रिपेयर नहीं होते, नो की नो। इसीलिए यूजीसी नेट में जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ परस्यू करना चाहते हैं तो सही मटेरियल मिल पाना ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए लेक्चर सीरीज, जो आपको एक एक तरीके से श्योरिटी के साथ जो मटेरियल है वो तैयार किया गया है, और अगर आप सिर्फ इस मटेरियल को ही फॉलो करते हो तो भी आप यूजीसी नेट में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आप जैसे 300 मार्क्स हो गए टोटल पेपर 1 एंड पेपर 2 के मिला करके, 300 में से आपको 40% मार्क्स तो मिनिमम स्कोर करने ही पड़ेंगे, तब जा करके तो आप नेट में काउंटिंग में आओगे। तब जा करके आप नेट की जो रेस होती है ना लिस्ट में, उसमें आपका नाम आ सकता है। लेकिन उसमें से भी जब आप नेट के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरा होता है जीआरएफ। दोनों में फर्क ये है कि आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और जीआरएफ में क्या है, फर्दर मान लो पीएचडी करना चाहते हो तो फिर आपको फेलोशिप मिलती है, मतलब मॉनेटरी हेल्प मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से अपनी पीएचडी को परस्यू करने की। 40% आपने इसमें से स्कोर किया तब आप इसके लिए जो है वो काउंटिंग में आपका नंबर आएगा, फिर कट ऑफ लगती है। उस कट ऑफ के बेसिस पे क्लियर होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड हो या जीआरएफ के लिए क्वालिफाइड हो। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रैंक होती है, सॉरी जो नंबर्स होते हैं वो थोड़े से कम चाहिए होते हैं, तकरीबन 15 से 20 नंबर का जो डिफरेंस है वो आता है। जीआरएफ के लिए थोड़े से ज्यादा नंबर आपको स्कोर करने पड़ेंगे, बट बहुत ज्यादा भी नहीं। मतलब अगर मैं मान के चलूं मिनिमम आपको 200 प्लस ही लेकर के जाना है अगर आप जीआरएफ को टारगेट कर रहे हो आउट ऑफ 300। असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली 180 प्लस अगर आपका है तो हाँ, मैं अगर पिछले सालों का ट्रेंड देखूं, पिछले सालों की जो कट ऑफ है वो देखूं तो आपका इजिली हो जाएगा। तो आपको इसके लिए कुछ ट्रिक्स फॉलो करनी होती है, क्योंकि अभी आपके पास जून 2023 का जो पेपर होने वाला है, आपके पास कितना टाइम बचा है। जो डेट है, नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है, डेट है वो कब से कब तक है, 13 जून से 22 जून के बीच में। हालांकि एग्जैक्ट डेट हमें भी नहीं पता है कि कब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर होने वाला है, बट हाँ इतना कंफर्म है कि इन्हीं डेट्स के बीच में हो।
जब हमारे पास 1 महीने से भी कम टाइम बचा है और उसमें हमें पूरा तैयार करना है। हम कर सकते हैं नेट के लिए तैयार क्यों? ऐसा मैं क्यों कहती हूँ? देखिए, आपने मास्टर्स करी हुई है इस सब्जेक्ट में, आपने 2 साल ऑलरेडी अपने इन्वेस्ट करे हुए हैं इस सब्जेक्ट में। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा होगा जिसका बिल्कुल ही बेस क्लियर नहीं है, जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ भी नहीं आता और उसने मास्टर्स करी हुई है। अच्छा खासा आपने स्कोर करा है तो डेफिनिटली आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी, जिस हिसाब से आप कॉलेज का एग्ज़ाम देते हो और जिस हिसाब से आप नेट का एग्ज़ाम देते हो, दोनों में दिन-रात का फ़र्क है। कॉलेज एग्जाम में आपको सब्जेक्टिवली लिखना होता है, आप ऐसे टाइप आंसर्स लिख करके आते हो। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, आपके एमसीक्यूज होते हैं, आपको एक सही ऑप्शन को चूज करना होता है। तो ये सारी चीजें हैं। ऑब्वियसली एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट हो जाता है, जो क्वेश्चंस है, जो नॉलेज लेवल है, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बट फिर भी आपने 2 साल ऑलरेडी सब्जेक्ट में लगाए हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपकी पहले से प्रिपेयर होंगी, उनको बस आपने रिवाइज करना है। रिवाइज किस तरीके से करना है, इसमें हमारी हेल्प करेंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करूं और ये पता लगाऊं कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा बार पूछे गए हैं, अगर मैं उस हिसाब से चलूं तो मेरी प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगी। कहाँ कितने सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने? आप उठा के चलो 2018 के। ये हमारी हेल्प करेंगे ट्रेंड पता लगाने में। ठीक है? हाँ, पीछे के भी आप जो है पैटर्न को फॉलो करते हुए पीछे के पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। 2018 ही मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि उसके बाद में एनडीए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने लगी है। एनडीए ने जब से स्टार्ट करा है, एनडीए जो है उसका थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आया है। इससे पहले नेट में 3 पेपर होते थे, मतलब जो ऑप्शनल है आपका, जो मेन सब्जेक्ट है उसके 2 पेपर आपको देने। बट उसके बाद में 18 के बाद में पैटर्न चेंज हुआ है। अब सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं, एक जनरल पेपर है, एक आपका मेन सब्जेक्ट का पेपर। तो 2018 ऑनवर्ड्स जो ट्रेंड रहा है वो आपके पेपर को समझने में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। हमारा जो ये इनिशिएटिव है वो आपको हेल्प करेगा जून 2023 के लिए प्रिपेयर करने में, जून 2023 के। बट ऑब्वियसली आपको खुद से प्रिपेयर करना होगा। वीडियोस देखें, जो नोट्स दिए गए हैं फॉलो करें। इससे पहले भी हम अपने चैनल पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियोस अवेलेबल करवा चुके हैं। बट अगर आप देखेंगे यूपीएससी के लिए डेफिनेटली जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से, जैसे यूपीएससी मेनली सब्जेक्टिव नॉलेज पे फोकस करती है, वहां पर भी आपको ऐसे टाइप आंसर्स लिखने होते हैं। नेट का पैटर्न टोटली डिफरेंट है, यहाँ पर क्या हो गया, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज टाइप। और इसीलिए ज्यादा फैक्ट्स को कवर किया जा सकता है। यूपीएससी का जो पैटर्न होता है उसमें ज्यादा फैक्ट्स को कवर, मैं ये नहीं कहती फैक्ट्स की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, बट हाँ, वो ज्यादा फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है। नेट का एग्जाम फैक्ट्स पे बेस्ड है। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे हैं वो आपके कंसेप्ट तो क्लियर करवा देंगे, लेकिन उसके बाद में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी नेट को क्लियर करने के लिए। ओके, तो उन्हीं सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर के आई हूँ ये पूरी सीरीज विच विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन जून 2023 नेट एग्जामिनेशन। ये आपके, अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हो उसमें भी आपकी हेल्पफुल है, और अगर आप जून 2023 को टारगेट कर रहे हो उसमें भी हेल्पफुल है। तो ये कोर्स की जो डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहां पर देखिए। अब बात करते हैं अपने मेन सिलेबस की। मैंने आपको बताया था कि टोटल कितने हैं, 10 यूनिट होती है। 10 यूनिट में से नो, जो यूनिट है वो आपकी डायरेक्टली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और एक जो यूनिट है वो रिसर्च मेथडोलॉजी से। डोंट वरी, रिसर्च वाला टॉपिक भी मैं कवर करवाऊंगी। तो ये जो 10 की 10 यूनिट है आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर कवर होंगी। इसमें लेक्चर सीरीज आपको मिलेगी, प्लस आपको सोल्व क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, टॉपिक वाइज रहेंगे ये, प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, एंड नोट्स तो डेफिनेटली आपके पास रहेंगे ही रहेंगे। अब हम बात करेंगे आज फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट में मैं आपको बता दूं कि यूनिट 1 में मेनली 3 मेन टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपके पास सिलेबस होगा इसका, अगर नहीं है तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आप। आपके पास लेटेस्ट जो सिलेबस है नेट का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट यूनिट में 3 सब यूनिट है। पहली है इंट्रोडक्शन, दूसरी है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड तीसरी है आती है आपकी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम आज फोकस करेंगे अपना इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मेन जो टॉपिक है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, मीनिंग उसका नेचर, स्कोप और इवोल्यूशन। देन उसके बाद में हम देखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फर्क होता है, ये सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है,
फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट सब यूनिट इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर 5 टॉपिक आते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस आता है। सेकंड आता है आपका इवोल्यूशन एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द डिसिप्लिन। थर्ड आता है आपका पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। फोर्थ आता है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिफ्थ आता है आपका पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। मेनली हम फोकस करेंगे इस टॉपिक पे पहले। मीनिंग क्या है, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, राइट। ज्यादातर याद रखना कि जो क्वेश्चंस बनते हैं फर्स्ट यूनिट से वो क्वेश्चंस आते हैं या तो ये जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन दी हुई होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर, या सिग्निफिकेंस पे ज्यादातर क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। एंड फिर आता है आपका इवोल्यूशन वाला टॉपिक। इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन आते हैं। इवोल्यूशन में आपसे बुक्स के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन सा पैराडाइम पहले आया था, कौन सा बाद में आया था, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। और कई बार ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भी 1 या 2 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले हैं। हम डेफिनेटली पूरा डिटेल में कवर करने की कोशिश करें। देखिए, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? हम सबको पता है एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि हमारा कुछ कॉमन गोल है। उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेटिव एफर्ट की जरूरत है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कॉमन गोल क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ब्रिज बनाना है, कोई सड़क बनानी है, या फिर एक बड़ा सा स्टोन है उसको अपनी जगह से हिलाना है, तो इसमें हमें कॉमन एफर्ट की जरूरत होगी, कोऑपरेटिव एफर्ट की जरूरत होगी। उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। छोटी से छोटी यूनिट, आप घर से लेकर के बड़ी से बड़ी जो गवर्नमेंट होती है, बड़ी से बड़ी जो कंपनी होती है, हर एक जगह आपको एडमिनिस्ट्रेशन को मिल जाएगा। तो ये हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर मिलती है, चाहे फिर वो बिजनेस फर्म हो, हॉस्पिटल हो, यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, या इस जैसी ही कोई और यूनिट हो। अब एडमिनिस्ट्रेशन 2 टाइप का हो सकता है। एक होता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा होता है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्राइवेट एंड पब्लिक। देखो, पब्लिक और प्राइवेट में हल्का सा फर्क है। पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट स्पीशीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच ऑपरेट्स विद इन अ स्पेसिफिक पॉलिटिकल सेटिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की खासियत ये होती है, एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये काम करती है एंड इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रांसलेटिंग पॉलिटिकल डिसीजंस इनटू रियलिटी। ये क्या करती है, पॉलिटिकल डिसीजंस को रियलिटी में ट्रांसलेट करती है। तो समझो, तो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है कोऑपरेटिव एफर्ट फॉर कॉमन पर्पस। अब मान लो हमें एक स्टोन है, वो एक जगह से दूसरी जगह हिलाना है, एक छोटा सा काम हो गया। अब ये अगर आप कर रहे हो, ये अगर किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट को सड़क बनानी है, गवर्नमेंट को उस पत्थर को तोड़ करके रास्ता बनाना है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये काम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये आएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और यही काम अगर किया जा रहा है किसी प्राइवेट एंटिटी के द्वारा, आप अपने घर के लिए वो कर रहे हो, घर के लिए उस स्टोन को हटा रहे हो, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां से आपको ऑर्डर मिला है कि स्टोन को रिमूव किया जाए, तो उसके लिए आप क्या होगा, वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ही, लेकिन वो होगा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या चीज है जो इनको अलग करती है, ये वर्ड अपने आप में, पब्लिक मतलब क्या और प्राइवेट मतलब क्या। ये तो हमने सुना होगा ना कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो सरकारी जमीन है, सरकारी प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऐसे शब्द सुने होंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी वो होती है जहां पे इंडिविजुअल का हक होता है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन वो जो किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सर्व करता हो। मेरा इंटरेस्ट है, मुझे मान लीजिए कोई कंपनी चलानी है, तो मुझे लोगों को हायर करना पड़ेगा और वो लोग मिल करके काम करेंगे, तो दैट एस्टैब्लिशेस द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक वर्ड कहाँ से आया, पब्लिक आया जनता से। तो जनता और गवर्नमेंट का क्या रिलेशन है? देखो, हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। कौन सी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। को रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। यानी अल्टीमेटली पावर किसके पास है, पब्लिक के पास है, लेकिन पब्लिक को रिप्रेजेंट कौन करता है, उसकी सरकार रिप्रेजेंट करती है। तो काम तो सरकार कर रही है, लेकिन किसका काम कर रही है, पब्लिक का काम कर रही है। सरकार किसी एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए काम नहीं करती, वो सबकी भलाई के लिए काम करती है। सरकार ने पार्क बना दिए, सरकार ने मान लीजिए सड़कें बना दी, तो वो किसके लिए है, पब्लिक के लिए। काम किसका है, सरकार पब्लिक का ही है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। प्राइवेट में ये लोग प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं या सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं।
तो वहां पर जो उनको कहते हैं ना ड्राइव मैकेनिज्म होता है, कौन सी चीज उनको ज्यादा एफर्ट प्रोवाइड कराने में मोटिवेट करती है, वो अलग होती है। वहीं अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर इनका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट ना हो करके जो पब्लिक इंटरेस्ट होता है, पब्लिक इंटरेस्ट, वो ज्यादा मायने रखता है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट की गारंटी कौन लेता है? जैसे अब इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझ, मैंने कह दिया कि गवर्नमेंट माने पब्लिक, क्यों? क्योंकि पब्लिक को कौन रिप्रेजेंट कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है रिप्रेजेंट। लेकिन गवर्नमेंट में भी तो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, जैसे एमपी, एमएलए, पॉलिटिशियंस, राइट? ये लोग होते हैं जो गाइड करते हैं। लेकिन काम कौन करता है? काम तो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी ही करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही करते हैं। ये कौन होते हैं? ये एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। तो लेकिन इनको काम, जब ये काम करते हैं, इनको डायरेक्शन कौन देता है? ये पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिकल अथॉरिटी इनको डायरेक्शन देती है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं होता। तो वी कैन से कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पॉलिटिकल सेटिंग, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रह करके इनको काम करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, क्या वो अपनी मनमर्जी से काम करेगा? नहीं। उसको जो डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं, जो ऑर्डर्स मिलते हैं, उसी के हिसाब से काम होता है। तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री के अंदर क्या होता है? एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है और एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होता है, या फिर इसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये लोग पॉलिसी बनाते हैं और इनको क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करने के लिए देते हैं। इस पर्सन को, एडमिनिस्ट्रेटर को, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से डायरेक्शंस लेने पड़ते हैं। इसलिए हमने ये कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काम करता है। ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन दो वर्ड से मिलकर के बना है, एड और मिनिस्ट्रियल, जिसका मतलब होता है सर्व करना, डायरेक्ट और कंट्रोल करना। अब टर्म्स आती हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट। ये काफी कंफ्यूज करती हैं हमें। हमें बहुत बार ऐसा होता है कि इनके बीच में फर्क नहीं पता होता। देखो, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मान लो एक ऑफिस है। ऑफिस में कोई इंसान काम नहीं कर रहा, वहां पे डेस्क रखी हुई हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर स्क्रीन है, वहां पे चेयर्स हैं, सोफा लगे हुए हैं, वहां पे प्रोजेक्टर है, वहां पे ढेर सारा सामान रखा हुआ है। या फिर कोई फैक्ट्री है जहां पर वर्कर नहीं है बट काम करने के लिए रॉ मटेरियल है, बना हुआ सामान है, मशीनें लगी हुई हैं। तो याद रखना कि ऑर्गेनाइजेशन में मेनली हम मटेरियल चीजों को मानते हैं, लेकिन मटेरियल भी तभी काम में आएंगे जब आप वहां पर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को या ह्यूमन एलिमेंट को ऐड करोगे। एक ऑफिस में जहां पे चेयर, सोफा, डेस्क वगैरह सब कुछ है लेकिन लोग नहीं है, तो क्या वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होगा? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन दो चीजों से मिलकर के बनता है, या फिर हम कहें तीन चीजों से मिलकर के बनता है। क्या? मैन, मटेरियल एंड मेथड। और मैन से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेल ही काम करते हैं। मैन मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं पर्सनल। ठीक है? जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स, मटेरियल और मेथड से मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। और वो सब इसीलिए मिले हैं क्योंकि उनको एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना था। जैसे स्कूल बनाया गया, स्कूल में क्या होता है? टीचर्स हैं, बच्चे हैं, मटेरियल है प्रोवाइड कराने के लिए, और कुछ मेथड्स हैं टीचिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन इन सारी चीजों से मिल करके बनता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेसेसरी ह्यूमन बीइंग एंड फिजिकल रिसोर्स इन अ सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव कोरिलेशन accomplish some common desired objective। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? जब हम ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, वो क्या हो गया? और मैनेजमेंट हो गया। जैसे एक स्कूल की ही बात कर रहे हैं हम, मान लीजिए ये स्कूल है। स्कूल में टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, मटेरियल है आपके पास, जैसे क्लासरूम्स है, चॉक बोर्ड है, ये सारी चीजें हैं, डेस्क है बैठने के लिए, बच्चों के लिए चेयर है। फिर है आपका कुछ मेथड। ऐसा तो नहीं होता ना स्कूल में मान लो 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 1000 के 1000 एक ही क्लास में है, नहीं, अलग अलग क्लासेस है, तो वो भी क्या, एक मेथड डेवलप हुआ उनको टीच करने का, राइट? लेकिन ये तो हुआ ऑर्गेनाइजेशन। अब इस स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी एजुकेशन देना। क्वालिटी एजुकेशन अगर हमें देनी है तो हमें, ये हमारा गोल है। इस गोल को अचीव करने के लिए स्कूल की क्या होती है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। ठीक है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जो स्कूल को डायरेक्शन देती है। आपने इस
क्राइटेरिया, इस गोल की तरफ आपने चलना है, इस गोल को अचीव करने के लिए आपने एफर्ट करनी है। ठीक है, तो ये फर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन में और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन से काम करवाती है, गोल अचीव करवाती है। ठीक है? अब समझते हैं आगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या फर्क है, इसको समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब मैनेजमेंट ही है, लेकिन मैनेजमेंट किस तरीके से, मैनेजमेंट और प्रॉपर ऑर्डरिंग इन द कलेक्टिव एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो कलेक्टिव और कोऑपरेटिव होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन हर एक ग्रुप एक्टिविटी में आपको देखने को मिल जाएगा। ये माना जाता है कि जब इंसान साथ में रहते हैं उनको काम भी साथ में करना पड़ता है। जब वो काम साथ में करते हैं तो उनको अपना एक कहते हैं ना हार्मोनियस कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत होती है। 10 लोग अगर डेली मिलकर के एक प्रकार का काम कर रहे हैं तो उनके बीच में एक हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी को हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। राइट वाल्डो ने भी यही बोला है, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट दैट हैज हाई डिग्री ऑफ रैशनैलिटी। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, एग्जाम्पल है, for rolling a stone to a fixed place, persons are put to stone in such a relationship as to maximize their effort in a certain given direction. जैसे मान लो ये पूरा का पूरा आपका पत्थर रखा हुआ है, यहाँ पे पत्थर आपका जाना है इस डायरेक्शन में। सोच के देखो कि 5 लोग यहाँ काम कर रहे हैं और 5 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, क्या हम पत्थर को एक जगह से हिला पाएंगे? चांसेस तो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हम काम तो मिल करके कर रहे हैं लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं कर रहे। हम इस तरीके से काम कर रहे हैं कि कोई प्रोडक्टिव वर्क हो ही नहीं रहा। इसीलिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की हमें जरूरत पड़ती है, ताकि हम ये जो एफर्ट कर रहे हैं ये हम एक डायरेक्शन में, अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी कि ये 10 के 10 लोग कुछ इस तरीके से एफर्ट कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना, एक रिलेशनशिप डेवलप हुई जिसको मैनेजमेंट कहते हैं। और जब ऑर्गेनाइजेशन प्लस मैनेजमेंट ये आपस में मिल जाते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। These two factors, namely organization and management, are special features of administration activity. उम्मीद करती हूँ अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मैन मटेरियल मेथड तीनों चीजें आती है, मैनेजमेंट इसको डायरेक्शन देता है, और दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी के अंदर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखो दो तरीके से आप स्टडी कर सकते हो इसको, जैसे दो तरीके से आप समझ सकते हो। आपके घर में बहुत सारी ऐसी सर्विस है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। मे बी घर में कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा होगा, मे बी कोई ऐसा है जो जिसको राशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा वो मिल रहा है, या फिर हम गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रोड्स यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज हम यूज, तो वो किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है, वो परफॉर्म की जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ही। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्टिविटी भी है, अगर मैं इस टर्म की तरफ चलूं तो ये एक एक्टिविटी भी है, और हम और आप मिल करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी कर रहे हैं, तो ये एक क्या है, ये एक फील्ड ऑफ स्टडी भी है, या फिर ये एक डिसिप्लिन भी है। ठीक है, जब हम सरकार की कोई सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं तो वहां पर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्टिविटी वाला पार्ट देख पा रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर नेट की तैयारी के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन हम देख पा रहे हैं। एज एन एक्टिविटी ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, मतलब जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है तब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है। क्योंकि है क्या अल्टीमेटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट की जो डिसीजंस और जो पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और जो डिसीजंस होते हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट किया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। जैसे अब गवर्नमेंट, कई लोगों को हो सकता है मीनिंग क्लियर ना हो तो मैं यहाँ पे बता दूं, गवर्नमेंट मेनली 3 टाइप के काम करती है। ठीक है, या तो वो कानून बनाती है, यानी लेजिस्लेशन, नए कानून बनाना, है ना, फिर होता है उन लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करना, और फिर होता है जो आपके आपस में मान लो कोई झगड़ा हो गया है ना, कोई भी, तो उसका सॉल्यूशन करना। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जस्टिस इंश्योर करना, या फिर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। ये 3 तरीके के काम मेनली गवर्नमेंट करती है, और इसके लिए गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। जब हम सरकार कहते हैं ना तो सरकार हमें 3 तरीके से दिखाई देती है। जैसे 3 तरीके से नहीं, मतलब सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं। जो लेजिस्लेशन का काम करता है दैट इज लेजिस्लेचर।
कि हमारी पार्लियामेंट है या संसद भी जिसे हम, देन comes the implementation which is done by the executive body. एग्जीक्यूटिव में दो प्रकार के होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एंड देन आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए कौन आ गया, जुडिशियरी। तो गवर्नमेंट ढेर सारे डिसीजंस लेती है, गवर्नमेंट जैसे लेजिस्लेशन बनाती है, बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट डे टू डे बेसिस पे भी बहुत सारे डिसीजंस लेती है, जुडिशियरी भी बहुत सारे वर्डिक्ट देती है जहां पर चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन का काम किसके जिम्मे आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब से गवर्नमेंट है तब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है एज एन एक्टिविटी, लेकिन स्टडी इस फील्ड की तरफ ध्यान बहुत बाद में गया है, क्योंकि पहले हम इसको पॉलिटिकल साइंस का इसी का हिस्सा मानते थे। लेकिन 1887 में वुड्रो विल्सन नाम के व्यक्ति ने एक ऐसे लिखा और उस ऐसे से लोगों को पता चला कि हाँ, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रही हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, ये इस वजह से हैं क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग और डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं। हमें पॉलिटिक्स को और हमें एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग करना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग फील्ड माने, और वहां से शुरुआत होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर स्टडी की। और बहुत टाइम लगता है इसको एक आइडेंटिटी क्रिएट करने में, इसलिए डिफरेंट पैराडाइम से गुजरता है। जैसे शुरू में डाइकोटमी पे फोकस होता है, देन फोकस होता है प्रिंसिपल्स डेवलप करने में, फिर इसको चैलेंज मिल जाता है, फिर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, फिर आइडेंटिटी खो जाती है इसकी। आइडेंटिटी खोने के बाद में फिर ये वापस से अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करता है, कभी पॉलिटिकल साइंस की तरफ भागता है, कभी मैनेजमेंट के फील्ड की तरफ भागता है, और फिर 1970s के बाद में इसका एक कंप्लीट ही रूप, जो नया रूप, वो हमें देखने को मिलता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन वाला फील्ड भी यहाँ पर आ जाता है। अगर मैं फोकस करूं कि ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको आराम से रीड करोगे तो ये सारी चीजें हैं। जब इंसानों ने साथ में रहना शुरू किया, इट रिजल्टेड इनटू द इमरजेंस ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी जहां पर हमें कलेक्टिव एक्शंस की जरूरत पड़ती थी, और कलेक्टिव एक्शंस की जहां पर बात आ गई तो इट मीन्स कि हम लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हैं, एंड इट गिव बर्थ टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बाद में फिर दायरा बढ़ता चला गया, ठीक है, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, लाइक पहले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उसके लिए रिवेन्यू कलेक्ट करना, मेनली यही काम होता था। बाद में ये काम का दायरा बढ़ता चला गया, जनरल वेलफेयर, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, ये सारी चीजें आने लगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेवलप होता गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये डेवलप होता गया विद द ग्रोथ ऑफ द सिविलाइजेशन या अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल नीड। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे वुड्रो विल्सन ने आर्टिकल लिखा था, ये आर्टिकल का नाम आपने याद रखना है, क्या है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट वाज पब्लिश्ड इन 1887, और वहां से शुरुआत होती है, इसीलिए वुड्रो विल्सन को द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस, जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो ये मेनली दो तरीके से होता है। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्कॉलर्स जो इसको ट्रेडिशनल और नैरोअर सेंस में डिफाइन करते हैं, और दूसरे वो जिसको मॉडर्न एंड वाइडर सेंस में डिफाइन करते हैं। सिर्फ ट्रेडिशनल सेंस क्या होगी, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको सिर्फ इतना ही मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ परमानेंट एग्जीक्यूटिव में ही आता है, या एग्जीक्यूटिव का ये एक पार्ट। लेकिन कुछ लोग ये हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि नहीं, ये सिर्फ एक छोटे से ऑर्गन से रिलेटेड नहीं है, कि गवर्नमेंट की तीनों एक्टिविटीज से रिलेटेड है, इसलिए वाइडर कॉनोटेशन, वाइडर मीनिंग के साथ यूज किया जाता है। जैसे वुड्रो विल्सन कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। पर्सी मैक्विन कहती हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, वेदर लोकल और सेंट्रल, यानी गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है उससे रिलेटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जेफ हॉक्सन कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन comprises all activities of persons or group in government or their agencies, whether these organizations are international, regional, local, their scope to fulfill the purpose of these governments or agencies। गवर्नमेंट चाहे कैसी भी हो, ऑर्गेनाइजेशन चाहे कैसी भी हो, उन सब की एक्टिविटीज को हम किस में रख रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में भी तो क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में देखो, क्या हो रहा है लेजिस्लेचर में, लोग मिल रहे हैं, तो कोऑपरेटिव एफर्ट तो है। कोऑपरेटिव एफर्ट होने के साथ साथ एक कॉमन पर्पस भी है। क्या है कॉमन पर्पस, कि अच्छा लॉ बनाना है, तो ये भी क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ही हुआ। और लेजिस्लेशन किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए है, मतलब जनता के लिए है। तो लेजिस्लेशन का काम भी किसमें आ जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है।
ऐसा वाइडर मीनिंग जो रखते हैं, वाइडर कनोटेशन के साथ यूज करते हैं, उनका ये मानना है। ठीक ऐसे ही जुडिशरी में भी होता है। यहाँ पे ढेर सारी डेफिनेशन दी गई हैं, आप इसको आराम से पढ़े। जैसे इयन ग्लैडन कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो सब पबेड में आ गया। राइट बोल्डो क्या कहते हैं कि स्टेट के जो भी काम होते हैं उसको मैनेज करने के लिए हम जो भी आर्ट एंड साइंस अप्लाई करते हैं सब कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कार्ल मार्क्स इसको डिफाइन करते हैं कि जब हम एक कॉन्शियस पर्पस को अचीव करने के लिए हम जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी डिटरमाइंड एक्शन हम लेते हैं, सब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। जेम्स फिफ्नर भी इसी तरीके से इसको डिफाइन करते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन जब ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स को हम यूज कर रहे हैं टू अचीव द डिजायर्ड एंड, तो वो क्या हो गया, आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। एल डी वाइट कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी काम हम कर रहे हैं वो सब पब्लिक में आता है। मार्शल ड्यूमो क्या कहते हैं कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के द्वारा डिक्लेयर्ड पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो भी डिसीजंस ले रहे हैं सबके सब इसमें आता है। सो इट इज द लॉ इन एक्शन, इट इज द एग्जीक्यूटिव साइड ऑफ गवर्नमेंट। इसी तरीके से आगे भी डिफाइन किया गया है, बट जो सबसे ज्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन निकल करके आती है वो आती है निग्रो एंड निग्रो की। निग्रो एंड निग्रो कहते हैं कि जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करते हैं तो उसके कुछ एस्पेक्ट है जिन पे हमें फोकस करने की जरूरत है। पहला, इसमें सारे जो हैं आपका ग्रुप एफर्ट आ जाता है, इसमें सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आ जाती हैं। तो इट्स ए कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट इन पब्लिक सेटिंग, फर्स्ट फीचर इसका। इसमें तीनों ब्रांचेस आ गई, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, और उनकी इंटर रिलेशनशिप, वो सारी चीजें। पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। अभी तक हम क्या कह रहे थे कि सिर्फ इंप्लीमेंटेशन में इसका है, नहीं, इसका फॉर्मुलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल, एंड इट इज इन सिग्निफिकेंट वेज डिफरेंट फ्रॉम द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे डिफरेंट है तो भी हम जानेंगे, बट इतना समझ लीजिए कि यस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। एज ए field of study and practice has been much influenced in recent years by the human relation approach। अब ये human relation approach क्या है? ये आता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके आपस में क्या कनेक्शंस बिल्ड हो रहे हैं, वो भी काफी हद तक एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आप और हम मिल करके कोई काम कर रहे हैं फॉर्मल वे से, लेकिन हमारे आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच वालों का मानना है। इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद न्यूमरस प्राइवेट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल इन प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कम्युनिटी। इसमें ढेर सारे प्राइवेट ग्रुप और ढेर सारे इंडिविजुअल्स के साथ मिलकर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। नॉट लाइक जो सिर्फ गवर्नमेंट कर रही है वही पब्लिक है, नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल, सिविल सोसाइटी, इन सब से भी आप इंटरेक्ट करते हो, तब जाकर के आप एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप कर पाते हो। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस हैं, इसमें से निग्रो की डेफिनेशन सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हमें दिखाई पड़ती है। तो जितनी भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उसको हम जब एनालाइज करें तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो सेंस में यूज, वाइडर व्यू और नैरोअर व्यू। वाइडर व्यू में क्या आ गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों ब्रांचेस की एक्टिविटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वोटर कौन कौन है, जेस हॉक्सन, एल डी वाइट, विल्सन, फिफ्नर एंड डिमॉ। नैरोअर व्यू क्या कहता है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच की ही एक्टिविटी इसके अंदर आती है। गोलिक, साइमन, विल्स बाय, देनफायोल, आउटवेटेड, ये सब लोग इसमें आते हैं। तो मेनली इनका जो डिफरेंस है वो यही है कि वेदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मेयर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी और इट इज अ फैक्टर इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी आल्सो, कि पॉलिसी सिर्फ इंप्लीमेंट करने तक इनका रोल है या पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में भी इनका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। उम्मीद करती हूँ ये चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें दो व्यू आते हैं, इंटीग्रल व्यू और मैनेजरियल व्यू। इंटीग्रल व्यू क्या कहता है, इंटीग्रल व्यू कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सारे प्रकार की एक्टिविटी, एक ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारी एक्टिविटी होती हैं। जैसे एक स्कूल का आप एग्जांपल ले सकते हो, एक हॉस्पिटल का एग्जांपल ले सकते हो, आप किसी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हो। मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं। क्या सबके सब एक ही लेवल पे हैं? नहीं, कोई ना कोई सीनियर होगा, कोई ना कोई जूनियर होगा, राइट। तो क्या हुआ,
हम जैसे ही एक मान लो ऑफिस में एंटर करा हमने, हमें कौन मिला? हमें गार्ड मिला। उसके बाद हम आगे गए, हमें पीएन मिला। उसके बाद हम आगे गए, हमें क्लर्क मिला। हम आगे गए, सुपरवाइजर हमें मिला। हम आगे गए, हमें मैनेजर मिला। हम आगे गए, हमें सीईओ मिला। ठीक है, मैं ये बहुत रफ सा लेके चल रही हूँ, बट मान लेते हैं ये सारे लोग आपको मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रल व्यू ये कहता है कि ये सब लोग जो काम कर रहे हैं, गार्ड से लेकर के सीईओ तक जो भी काम कर रहे हैं, वो सब सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा इसके अपोजिट आता है मैनेजरियल व्यू। वो ये कहता है कि मैनेजमेंट का काम तो यही कर रहे हैं ना सीईओ और मैनेजर। मैनेज करना मतलब जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए हम सब लोग मिल करके इनको डायरेक्शन दे रहे हैं। वो डायरेक्शन देने का काम तो यही लोग कर रहे हैं। और अगर यही लोग कर रहे हैं तो मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो टॉप मैनेजमेंट है उन्हीं के कामों तक सीमित है। हम सबके काम, गार्ड, पीएन, क्लर्क, सुपरवाइजर, इन सब के काम को हम एडमिनिस्ट्रेशन में काउंट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मैनेजर के काम ही किस में आते हैं? आपके एडमिनिस्ट्रेशन। ये होता है मैनेजरियल व्यू, और वो क्या है? इंटीग्रल व्यू। दोनों में फर्क क्या है इसको देखो। मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेम ही मिलेगी। मैनेजमेंट माने क्या? डायरेक्शन देना, तो अचीव द गोल, राइट। लेकिन ये तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेम होती है। ऑर्गेनाइजेशन फिर चाहे डिफेंस में हो, चाहे फिर वो हेल्थ हो यानी हॉस्पिटल वगैरह हो, चाहे फिर वो एजुकेशन हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, या फिर वो कोई और हो सकता है। जैसे फॉरेस्ट को अगर आपने प्रोटेक्ट करना है, आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दिया एससी एसटी के लिए, तो सबके सब में मैनेजमेंट का काम तो कॉमन है, टू गिव द डायरेक्शंस। तो वहां पे जो टॉप मैनेजमेंट है वो डायरेक्शन का ही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं दीज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बट ये एक एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो ये कि ये काम किस तरीके का कर रहे हैं। डिफेंस का काम और एजुकेशन देने का काम क्या सेम होता है? नहीं। इसको हम कहते हैं, जिस फील्ड में ये काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैटर। मैं आपको कह दूं कि भाई स्टडी हर एक चीज की सेम ही होती है। आप जिस हिसाब से मैथ्स पढ़ते हो सेम आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ सकते हो। क्या ये सही होगा? क्योंकि हर एक सब्जेक्ट अलग है, हर एक सब्जेक्ट की डिमांड अलग है। जिस तरीके से आप मैथ्स पढ़ सकते हो उस तरीके से आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर अलग है, दोनों में कॉन्सेप्ट अलग है। तो इंटीग्रल व्यू कहता है कि जब हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम सब्जेक्ट मैटर को भी साथ में लेकर के चल रही हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कैसे गोल है उसके, कैसा काम कर रहा है, वो इसके अंदर आ जाता है। वहीं जब मैं मैनेजरियल व्यू की बात कर रही हूँ तो ये सब्जेक्ट मैटर को नहीं लेकर के चलते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये दो आ गए, इंटीग्रल एंड मैनेजरियल। इंटीग्रल में क्या हुआ? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज, मैनुअल, क्लरिकल, मैनेजरियल, टेक्निकल एक्सेट्रा। तो एक फॉरमैन, एक एरैंड बॉय, मतलब जो काम इधर से उधर सामान लाने का काम करता है, गेट कीपर, स्वीपर, सबके काम, इंक्लूडिंग द सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट, मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सबके सब एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। तो इसके सपोर्टर कौन कौन है? एल डी वाइट, वुडरो विल्सन, मार्शल ए डीमॉक, जॉन फिफ्नर, पर्सी मैक्विन, ये सब इसमें आते हैं। तो इसका दायरा फिर हम इंटरप्रिटेशन पे आते हैं तो दायरा बढ़ जाता है कि इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव थिंग। इट फॉल्स इन द डोमेन ऑफ गवर्नमेंट, जो भी है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, सब में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। एंड इट डिफर्स फ्रॉम वन स्पेयर टू अनदर स्पेयर डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट मैटर अकॉर्डिंग टू दिस व्यू। वहीं अगर मैं बात करूं मैनेजरियल व्यू की, तो इसमें क्या हो गया? इसमें ये कहा गया कि सिर्फ उन्हीं लोगों का काम, द वर्क ऑफ ओनली दोज पर्सन इंगेज्ड इन परफॉर्मिंग मैनेजरियल फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज कॉन्स्टिट्यूटिंग एडमिनिस्ट्रेशन। में ये कहा गया कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक बिजनेस लाइक अप्रोच है। मैंने आपको बताया ना कि मैनेजमेंट का काम तो सब में बराबर होता है, फिर चाहे वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे फिर वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफरेंस मिनिमाइज कर दिया गया है यहाँ पे। This view believes in getting things done instead of doing things. It means the manual, clerical, technical, non-managerial acts are not included in public administration. याद रखिएगा इसके अंदर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का काम है। कौन सपोर्ट करते हैं इसको? साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन, ल्यूथर गुलिक, मर्सन एक्सेट्रा। अब दोनों में से कोई सा भी व्यू बिल्कुल सही नहीं है और बिल्कुल खराब भी नहीं है, गलत भी नहीं है। हम कोई से भी व्यू को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑन विच द टर्म इज बीइंग यूज्ड। किस कॉन्टेक्स्ट में हम ये मीनिंग यूज कर रहे हैं उसी के ऊपर इसका
सही मतलब निकल करके आएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये था आपका नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन कम्स द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट एक्टिविटी और एज अ डिसिप्लिन आता है। देखो स्टेट एक्टिविटी में क्या हो गया, स्टेट एक्टिविटीज में बेसिकली कि एक जो डिसिप्लिन है वो क्या काम कर रहा है, राइट। यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम कर रहा है, तो जैसे स्टेट का नेचर होगा वैसे ही गवर्नमेंट काम होगी, वैसे ही जैसे गवर्नमेंट होगी वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन होगा। जैसे गवर्नमेंट क्या है, अपने आप को सीमित रखती है किससे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने से, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी लॉ एंड ऑर्डर ही करेगा। गवर्नमेंट कहती है आप वेलफेयर का काम करो, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी वेलफेयर का काम करेगा। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप वो रिलेटेड है किससे, गवर्नमेंट से। एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप डिपेंड करता है नेचर ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट क्या काम करती है उससे, ठीक है। ये सारी चीजें एज अ स्टेट एक्टिविटी दी गई। हमारा मेन मकसद है एज अ डिसिप्लिन इसको समझना। इसमें दो व्यू पॉइंट होते हैं, पहले तो हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न को पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट कहता है कि इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच से है, में सारी एक्टिविटीज आ गई, लेकिन कौन सी एक्टिविटीज, जो पब्लिक पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने में हम यूज करते हैं। वही जो मॉडर्न व्यू है वो ये कहता है कि नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन ही नहीं, फॉर्मुलेशन में, जैसे डिसीजन लेने में और डिसीजन को लागू करने में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आता है। तो ये है मॉडर्न व्यू। लेकिन जब हम समझते हैं इन द 20th सेंचुरी, तो इसको दो व्यूज डोमिनेट करते हैं, एक पोस्को व्यू और एक सब्जेक्ट मैटर व्यू। पोस्को व्यू क्या कहता है, इसको समझिए। देखो लेट्स अंडरस्टैंड द पोस्ट कॉर्ब। ये रिलेटेड है जो हमने नेचर में पढ़ा था ना, मैनेजरियल व्यू में ये कहा गया है कि देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी एक्टिविटीज होती है। मैनेजरियल व्यू क्या कहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारी एक्टिविटी, जैसे कुछ मैनेजरियल एक्टिविटी है, कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, कुछ टेक्निकल एक्टिविटीज हैं, ठीक है, कुछ मान लो अकाउंटिंग एक्टिविटीज हैं, इस तरीके से कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसमें जो हमारा मतलब का है वो है मैनेजरियल एक्टिविटी। और मैनेजरियल एक्टिविटीज में भी किस प्रकार का काम होता है, वो होता है पोस्ट कॉर्प का। पोस्ट कॉर्प एक्रोनिम है, इसकी फुल फॉर्म आती है प्लानिंग। मान लो कल को आप एक काम करने की सोच रहे हो, या गवर्नमेंट सोच रही है कि जनता को ना कल से मनरेगा के लिए ढेर सारा काम दे दिया जाए, या फिर जनता सरकार सोच रही है कि ठीक है इतने सारे रोड्स बनवा देते हैं, ब्रिज बनवा देते हैं, कुछ भी गवर्नमेंट जब कुछ काम करेगी तो पहले प्लान करना पड़ता है। आप भी कोई काम करते हो तो डेफिनेटली पहले आपको भी प्लान करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहला फंक्शन ही क्या आ गया, इसका प्लानिंग का आ गया, राइट। तो ये फंक्शन है, पहला क्या है पोस्ट का आपका, प्लानिंग। सेकंड क्या आ गया, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग। मैंने प्लान कर लिया कि कल से मैं अपनी खुद की एक फैक्ट्री लगाऊं, ये मेरा प्लान है। फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल भी चाहिए, फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे वहां पे काम करने वाले वर्कर्स चाहिए, मुझे मशीनें चाहिए। तो ये सारी चीजें आ गई ऑर्गेनाइजिंग में। देन वहां पे काम करने वाले वर्कर्स जो चाहिए उसके मुझे आएगा स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब कौन सा इंसान क्या काम करेगा, स्टाफिंग में आ गया। देन कम्स द डायरेक्टिंग। जब मैंने स्टाफ रख लिया तो मुझे उनको क्या देना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा कि भाई तेरा ये काम है, तेरा वो काम है, डायरेक्शन दे। कोऑर्डिनेशन, फिर मैंने मान लो 10 वर्कर रखे, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना पड़ेगा। चलो सब बढ़िया चल रहा है, सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं, देन कम्स द रिपोर्टिंग। वो काम क्या कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट भी तो मेरे पास होनी चाहिए। और फिर उनको काम करने के लिए बजट, पैसे की भी तो जरूरत पड़ती है, तो बजटिंग। ये 7 एलिमेंट होते हैं किसके, मैनेजमेंट के। और ये है आपका पोस्ट ऑफ व्यू, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो पोस्ट ऑफ व्यू में क्या आ गया, ये 7 एक्टिविटीज हैं, और दिस व्यू कॉरस्पॉन्ड्स विद द मैनेजरियल व्यू। 7 एक्टिविटीज कौन सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। 7 की 7 एक्टिविटीज आ गई। इन सब में क्या क्या काम होता है वो सब आ गया। तो in a nutshell, I can describe PostScope that it promotes unity, certainty and predictability to public administration. जो मुझे पता है कि मैं
एक मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक टीचिंग फील्ड में हूँ और टीचिंग फील्ड में मुझे पता है कि मैनेजमेंट मतलब क्या। तो मतलब मैं सेम क्वालिफिकेशन के साथ में जा करके कल को डिफेंस के डिसीजंस ले सकती हूँ? पॉसिबल है? आप कहोगे कि क्या इसमें ये कहाँ का लॉजिक है? बिल्कुल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा ही है। पोस्टकोप कहता है कि सिंस आपको मैनेजमेंट आती है, मैनेजमेंट आपने चाहे कहीं से सीखी हो, आपको डिफेंस, मान लो कोई आर्मी ऑफिसर है, उसको डिफेंस की नॉलेज है, वो जब तक टीचिंग की पर्टिकुलर क्वालिटीज उसके अंदर नहीं आएंगी तो क्या वो टीचर बन पाएगा? अच्छा नहीं। लेकिन मैनेजमेंट का काम तो सेम होता है। आप कहोगे कि टीचर और मैनेजमेंट में क्या फर्क है? एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसका काम क्या होता है? स्कूल को सही से रन करना और स्कूल अपने डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए अपने गोल्स को अचीव कर ले, ये इंश्योर करना, एसएमसी का काम। अब ये एसएमसी जो काम कर रही है, इसका मान लो कोई मेंबर है, वो कल को ये कहता है कि ठीक है, देखो मैनेजमेंट का काम तो सेम है, तो मुझे कंपनी के पास क्वालिफिकेशन अलग से कुछ नहीं है, जस्ट वो एक एसएमसी कमेटी का मेंबर था, वो कल को जाकर के कह दे तो मुझे कंपनी में भी मैनेजर की पोस्ट दे दो कि मैंने पहले मैनेजमेंट का काम किया हो। आप क्या बोलोगे कि नहीं भाई, तेरा जो मैनेजमेंट का काम किया हुआ वो टीचिंग फील्ड में है, यहाँ पर जो मैनेजमेंट का काम हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में है, अलग अलग है। तो यही तो होता है सब्जेक्ट मैटर, इसी सब्जेक्ट मैटर की तो मैं बात कर रही हूँ। और यही हमारा दूसरा व्यू पॉइंट है। दूसरा व्यू पॉइंट क्या कहता है? सब्जेक्ट मैटर। पोस्ट का व्यू को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया बाद में, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये तो ना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लेन करते हैं, ना ही ये पूरा इसका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दे आर फेसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। अगर मैं इसको सिंपल से सिंपल सेंस में बोलूं, कॉमन टेक्निक तो इसने बता दी, लेकिन किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है वो भी तो मैटर करेगा। आप किसी कंपनी में मैनेजर का काम कर रहे थे, कल को आप जाकर के किसी और जगह काम करो, सेम नेचर की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग में ही थे, आप मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, देन इट्स अ वेल एंड गुड थिंग। आप टीचिंग में थे, एजुकेशन फील्ड में थे, सडनली आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जाओगे तो नहीं, क्योंकि वहां पे काम का जो तरीका है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो डिफरेंट है। ये सारी चीजें हैं। तो जब पोस्टकोप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, तब आता है आपका सब्जेक्ट मैटर व्यू। सब्जेक्ट मैटर व्यू क्या कहता है कि आप कॉमन टेक्निक को फॉलो करते हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पूरा कर सकते। आपको उस एरिया की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कोई पर्सन है जिसको इंटरनेशनल रिलेशन का ज्यादा अच्छा नॉलेज है, तो वो सुटेबल है फॉरेन सर्विस के लिए। कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको फॉरेस्ट की अच्छी खासी नॉलेज है, वो सुटेबल है फॉरेस्ट सर्विस के लिए। तो किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग आपकी है उस सब्जेक्ट को लेकर के, किस प्रकार की स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स आपको आती हैं, देन यू आर सुटेबल टू डू दैट जॉब। आप जस्ट आपको मैनेजमेंट का पता है तो आप फॉरेन में भी सुटेबल हो, आप आईएएस ऑफिसर के लिए भी सुटेबल हो, आप क्लर्क का काम भी कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। सब्जेक्ट मैटर्स बहुत मैटर करता है। तो सब्जेक्ट मैटर्स में ये सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ। हर एक फील्ड के अपने कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स होती हैं जो पोस्ट कॉप एक्टिविटीज के अंदर नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट मैटर व्यू है। लेकिन दोनों ही अपने आप में ये नहीं कह सकते कि दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, या पोस्ट कॉप व्यू बिल्कुल गलत है, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर व्यू ही सही है। नहीं, हम दोनों में से किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, हम दोनों को मिला करके पूरा सच लेकर के आते हैं। तो लेविस मैरियम ने कहा था कि जैसे एक कैंची होती है ना, कैंची के दो ब्लेड होते हैं, राइट? तो दोनों ब्लेड मिल करके तभी तो एक अच्छी कैंची बनती है, एक अच्छी सीजर बनती है। वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक ब्लेड क्या है? एक ब्लेड है पोस्ट का, वो दूसरा क्या है? सब्जेक्ट मैटर। दोनों को मिल करके ही हम इफेक्टिव टूल, इफेक्टिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बना सकते हैं। इसी तरीके से फिर स्कोप को अलग अलग थिंकर्स ने इसको डिफाइन करा है, जैसे फिफ्नर ने करा है, वॉकर ने करा है। ये आप अपने उस पर पढ़ सकते हो, अपने मतलब आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये लास्ट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बाकी का बचा हुआ हम कल डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या काम करता है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट में, सबसे ज्यादा मतलब फर्स्ट यूनिट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। स्टेबलाइजिंग द फोर्स इन सोसाइटी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग सिविलाइजेशन, फॉर सोशल हार्मनी, फॉर सक्सेसफुल प्लानिंग एंड सो ऑन। ये सारे काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म करता है। यहाँ पे मेंशन है, जैसे लोगों के लिए क्या है, आप
सबसे ज्यादा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टच में रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई इवन कोई अगर बच्चा जन्म भी लेता है, यू नीड द बर्थ सर्टिफिकेट। कौन देगा आपको वो बर्थ सर्टिफिकेट? एडमिनिस्ट्रेशन देता है। इसके अलावा हम ढेर सारी गवर्नमेंट सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, ढेर सारी हम यूज करते हैं उन सर्विसेज का। किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। पुलिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है, तो उससे भी हम टच में रहते हैं, राइट? तो कहा जाता है ये कि द इंडिविजुअल इन मॉडर्न सोसाइटी इज कंसर्न्ड विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट एवरी टर्न ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव। जन्म से लेकर के मृत्यु तक आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से घिरे हुए रहते हो, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही बना करके देता है, और डेथ सर्टिफिकेट। तो अगर हम ढंग से काम ना करें, अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा अच्छा नहीं है, तो इससे हमारी सिविलाइजेशन खतरे में आ सकती है। सोसाइटी में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कैसे? देखो, सोसाइटी के अंदर ये कहा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक तो स्टेबिलिटी लेकर के आता है, दूसरा ये सोशल चेंज और डेवलपमेंट भी लेकर के आता है। अगर मैं बात करूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में कुछ ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं जो पॉलिटिक्स के थ्रू आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट होकर के आते हैं, जो एग्जाम वगैरह देते हैं, मेरिट अपने प्रूव करते हैं, देन वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनते हैं। तो ये लोग वही हैं जो सोसाइटी में, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक स्टेबिलिटी लेकर के आते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स तो चेंज होती रहती है, पॉलिटिशियंस चेंज होते रहते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन एक स्टेबिलिटी फोर्स जो है आपको प्रोवाइड कराता है। सेम डेमोक्रेसी में भी यही है ना? क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी का क्या है कॉन्सेप्ट? वेलफेयर स्टेट का। वेलफेयर स्टेट, गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि ठीक है, एससी एसटी के लिए ये काम करो, वुमेन के लिए ये करो, जो डिसेबल्ड पीपल है उनके लिए ये करो, लेकिन करेगा कौन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मॉरल एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज अ मॉरल एजेंट। देन कम्स द डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ कि हम सब लोगों को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। हमारे भारत में 140 करोड़ हैं, जिसमें रिलीजन के बेसिस पे अलग हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे अलग हैं, जेंडर के बेसिस पे अलग हैं, ठीक है, उनके डेवलपमेंट बेसिस पे वो अलग हैं। उन सब को साथ लेकर के इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा करके उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवा पाना, ये होता है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये देखो, जब भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रोल को एनालाइज करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जब हमें समझना है, वी हैव टू व्यू इट अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं कहूँ कि देखो, चाइना के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे काम कर रहा है, जापान में ऐसे कर रहा है, रशिया में ऐसे चल रहा है, यूक्रेन में ऐसे चल रहा है, इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है? तो एक चीज मेरे माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए कि देखो, वहां का सिस्टम अलग है, इंडिया का सिस्टम अलग है, वहां का सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, हमारा अलग है। ये सारी चीजें इसमें ये इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में आने वाला ये जो पूरा पेज है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप, मैं कहूंगी कि बिल्कुल रट के जाइएगा। कैडन कहते हैं अपनी बुक द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये 8 पॉइंट बताए थे इन्होंने, और एज इट इज आप याद कर सकते हैं। इन्होंने कहा था कि द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज अज्यूम्ड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस इन कंटेम्प्रेरी मॉडर्न सोसाइटी: क्वालिटी को प्रिजर्व करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सोशियो इकोनॉमिक चेंज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, मतलब उनको इम्प्लीमेंट करना, लार्ज स्केल कमर्शियल प्रोजेक्ट को मैनेज करना, ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना, सोसाइटी के वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना, पब्लिक ओपिनियन बनाना, पब्लिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना, और पॉलिटिकल ट्रेंड को इन्फ्लुएंस करना। ये सारी चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आती हैं। देन यहाँ पे ढेर सारा व्यू पॉइंट है। जैसे डब्ल्यू बी डॉनहम कहते हैं कि अगर हमारी सिविलाइजेशन फेल होती है, तो इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये डायरेक्टली कई बार ये होता है कि स्टेटमेंट उठा करके पूछ ली जाती है कि किसने कहा ये, हु सेड दिस, लाइन एग्जैक्टली पूछ ली जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली है, इफ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट मे बी मेनली बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। या फिर सी मैरियम ने कह दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन इज इवोल्यूशन ऑफ अनदर ह्यूमन टेक्नोलॉजी लीडिंग टू मैन्स अडॉप्शन टू इस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चंस तो 2-3 बार पूछा गया मार्शल डिमॉक का, कि एडमिनिस्ट्रेशन सो इज नाउ सो वास्ट दैट एन एरिया दैट अ फिलॉसफी कम्स क्लोज टू बीइंग अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट दे करके। तो ये जो मैंने सबसे ज्यादा, मतलब मेरे हिसाब से मैंने कोई भी चीज मिस नहीं करी है यहाँ पे। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि ये लाइन जो है, ये एक थिंकर का व्यू पॉइंट है, वो रह गया यहाँ पे, तो आप ऐड कर सकते हो सिग्निफिकेंस वाला। ऑडवे टीड ने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मॉरल एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज अ मॉरल एजेंट।
सीपी भामरी कहते हैं कि विद द ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिविलाइजेशन इटसेल्फ गो टू द पीस। ऐसी स्टेटमेंट किसने की थी? डब्ल्यू.बी. डॉनहैम ने भी की थी। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ने ही ये माना था कि अगर पब एड खत्म हो गया तो सिविलाइजेशन भी खत्म हो जाएगी, पर दोनों का कहने का तरीका अलग है। निग्रो ने कहा था कि द रियल कोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेसिक सर्विस विच इज परफॉर्म फॉर द पब्लिक। हर्बर्ट फिनर ने कहा था कि स्टेट हर जगह है, कहीं पर भी गैप स्टेट में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये पॉइंट्स आप बिल्कुल जितने भी डेफिनेशन यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस को लेकर के व्यू पॉइंट है उनको आप बिल्कुल याद करके जाइएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आई ट्राई टू इंक्लूड सम मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें मैं आपको और भी अच्छे से समझा पाऊँ कि क्या क्या चीजें हैं वो मेंशन की जाती हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो मेक श्योर टू टेल मी फॉर द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट 919896859767 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कोर्स के लिए। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। वैसे मेरा नाम है मनीषा सिंह और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड पे पढ़ा रही हूँ फ्रॉम द ईयर 2000। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर एंड बाय बाय।